सारा से तिलहार, अरे पहले मनायो सारा से तिलहार। सितारों के संग सोहबत या सोहबत सितारों के संग के इस एपिसोड में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक पोटली रेत की एवं YPP के इस बैनर तले इस मंच में हम आपको जिंदाबाद करते हुए इस अगली कड़ी में ले जाते हैं। मैं आज एक ऐसी किताब का एक अंश आपको सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे जीवन को काफ़ी प्रभावित किया है। यह किताब बार बार पढ़ने का मन हुआ। मैं उसका एक अंश आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। तो यह किताब लिखी गई चंगेज़ ऐतमातोव ने। किताब का नाम है पहला अध्यापक। अध्यापक कितना परिश्रम करता है अपने छात्रों को तैयार करके उनको आगे बढ़ाने में। तो यही कहानी है, इसका एक अंश मैं आपके सामने। मेरी प्यारी जन्मभूमि, जंग के इस कठिन दिनों में मुझे तुम्हारे दर्शन करने का सुअवसर मिला। यह देखकर मैं बेहद खुश हूँ कि हमारी धरती का रूप ही बदल गया था। नए गांव बस गए थे, दूर दूर तक खेत फैले थे, नई सड़कें और पुल बन गए थे, परंतु युद्ध के इस पुनर्मिलन पर अपनी अवसादपूर्ण छाया डाल दी। गांव के नज़दीक पहुंचने पर मेरा दिल धक धक करने लगा। दूर से ही मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर नई अपरिचित सड़कों, नए घरों और बागों को देखने लगे और फिर उस टीले की ओर देखते ही जहां हमारा स्कूल था, मेरा गला रूंध गया। टीले पर एक दूसरे के निकट पोपलार के दो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे। वे हवा में झूम रहे थे। पहली बार मैंने उस आदमी को, जिसे मैं जिंदगी भर मास्टर जी कहकर बुलाती रही थी, उसके अपने नाम से पुकारा, दुईसेन। मैंने फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया उस सब के लिए धन्यवाद। तुम मुझे नहीं भूले, तुम मेरे बारे में सोचते रहे। यह कितना तुम्हारे अनुरूप है। मेरी आंखों में आंसू देखकर गाड़ीवान लड़का हैरान सा हुआ। क्या बात है? यूं ही, कोई बात नहीं। क्या तुम इस सामूहिक फार्म के लोगों को जानते हो? जरूर जानता हूँ। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। तुम दुईसेन को जानते हो, जो यहाँ स्कूल का अध्यापक हुआ करता था? दुईसेन? वह तो फौज में चला गया है। उसे मैं इसी गाड़ी में सामूहिक फार्म से फौजी दफ्तर ले गया था। गांव के पास ही में घोड़ा गाड़ी से उतर पड़ी और उतरते ही सोचने लगी, मुसीबत के ऐसे वक्त मैं घर घर जाकर अपनी जान पहचान के लोगों को खोजने का, उनसे यह पूछने का कि क्या तुम मुझे पहचानते हो, यह बताने का कि मैं आपके ही गांव की रहने वाली हूँ, मैं निश्चय नहीं कर पाई। दुईसेन फौज में जा चुका था। इसके अतिरिक्त मैंने प्रण कर रखा था कि मैं कभी भी उस घर में नहीं जाऊंगी जहां मेरे चाचा चाची रहते थे। लोगों के बहुत से गुनाह माफ़ किए जा सकते हैं, पर मैं सोचती हूं कि कोई भी किसी का ऐसा गुनाह माफ़ नहीं कर सक पाएगा। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें इस बात का पता तक चल पाए कि मैं गांव में आई थी। मैं रास्ते से हटकर टीले पर खड़े पोपलार वृक्षों की ओर घूम आई। हे पोपलार, पोपलार, तुम छोटे छोटे पेड़ों के नन्हे डंठल भर थे। जब तुम्हारे तने हल्के नीले रंग के थे, तब से अब तक कितना कुछ हो चुका है। वे सभी बातें चरितार्थ हुई हैं जिसके सपने तुम्हें रोपने और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करने वाले व्यक्ति ने देखे थे और जिनकी उसने पूर्व कल्पना की थी। तो तुम्हारी सरसराहट में इतनी उदासी क्यों है? तुम बिना किस बात की शिकायत कर रहे हो? किसके लिए दुखी हो? क्या तुम इस बात की शिकायत कर रहे हो कि सर्दी का मौसम सिर पर है और सर्द हवाएं तुम्हारे पत्तों को नोच डालेंगी? या फिर जनता का दुख दर्द तुम्हारे तनों में गूंज रहा है? जंग हुई, फिर विजय की घड़ी आई। लोगों ने कटु सुख का अनुभव किया। बच्चे अपने पिताओं के फौजी थैले उठाकर स्कूलों को भाग चले। मर्दों के हाथ फिर से श्रम करने लगे। विधवाओं रो रो कर अपने भाग्य के सामने चुपचाप सिर झुका दिए। ऐसी स्त्रियां भी थी जो अपने निकट संबंधियों का अभी भी इंतजार कर रही थी, क्योंकि सभी एक बार ही तो घरों को नहीं लौट आए थे। मैं नहीं जानती थी कि दुईसेन का क्या हुआ।
शहर आने वाले अपने गांव के लोगों से मुझे पता चला कि द्विसेन लापता है। ग्राम सोवियत को इसी आशय का पत्र प्राप्त हुआ था। कभी कभी अतीत की याद करते हुए मुझे इस बात का भ्रम तक न होता कि मेरे हृदय में इसकी अधिक वेदना संचित हो चुकी है। 1946 की पतझड़ के अंतिम दिनों में मुझे वैज्ञानिक कार्य के लिए सोवियत जाना पड़ा। मैं दम साधे हुए तीर की तरह गाड़ी के साथ साथ भागती रही और द्विसेन मुझसे मिलने के लिए भागकर आगे आ गया। मास्टर जी, द्विसेन, मैंने चिल्लाकर कहा। उसकी ओर बढ़ चली। कांटे वाला खड़ा हो गया और किंकर्तव्य मूड सा मेरी ओर देखने लगा। द्विसेन ही था वो, हूबहू वही था। वही कद बुत, वही आंखें, वही चेहरा, बिल्कुल वही था। केवल पहले उसकी मूछें नहीं थी और वह कुछ कुछ बूढ़ा हो गया लगता था। क्या है बहन, क्या बात है? उसने कजाक भाषा में कहा। तुमसे शायद भूल हुई है, मेरा नाम जंगाजिन है, बेनेऊ जंगाजिन, कांटे वाला बेनेऊ। मैं नहीं जानती किस भांत में वो क्षण सुख, दुख, दर्द, लज्जा और तिरस्कार के कारण चीखी नहीं। यह मैंने क्या किया? बदनसीब पति या भाई समझकर यहाँ भागी आई, लेकिन कोई और निकल आया। लोग हिलने डुलने लगे। देखिए क्या हो गया, किसी ने गहरी आवाज़ में कहा। चलिए मैं आपको डिब्बे में पहुंचा दूं, बहुत सर्दी है। उसने मुझे अपने बाजू का सहारा दिया। दूसरी ओर से किसी अफसर ने मुझे अपने बाजू का सहारा दिया। आइए चलिए, हम सब कुछ समझते हैं। तब मेरे सहयात्री ने उससे कागज छीन लिया और बैसाखियों के सहारे आगे बढ़ गया। वर्ष बीतते गए, अतीत पीछे छूटता गया। भविष्य अपनी रोजमर्रा की छोटी बड़ी चिंताओं के साथ निरंतर पुकारने लगा। मैंने देर से शादी की, परंतु मुझे एक नेक आदमी मिल गया। हमारे बच्चे हैं, हम बड़े प्यार से रहते हैं। इस समय मैं दर्शन शास्त्र की डॉक्टर हूँ। इधर उधर आना जाना पड़ता है। अक्सर देश विदेश में जाती रहती हूँ, लेकिन अपने गांव में दूसरी बार नहीं। आप शायद हैरान हुए होंगे कि उस बार मैं अचानक ही इस जल्दी कुरकुरे से क्यों चली आई। क्या कहाँ वहाँ पर लोगों ने से इस सारी बात की चर्चा नहीं की जा सकती थी? नहीं, मैं इतनी अधिक उद्विग्न थी, मुझे इतनी अधिक शर्म आ रही थी, मैं अपने पर ही इतनी लज्जित थी कि द्विसेन से आंख नहीं मिला सकती थी, उसकी ओर देख भी नहीं सकती थी। नौजवान लोग नहीं जानते हैं कि अपने ज़माने में द्विसेन किस ढंग का अध्यापक था और पुरानी पीढ़ी के लोगों में से अब बहुत से नहीं रहे। द्विसेन के छात्रों में से बहुत से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। वे सच्चे सोवियत योद्धा थे। नौजवानों को अपने अध्यापक का परिचय देना मेरा कर्तव्य था। किसी दूसरे को भी ऐसा ही करना चाहिए था, परंतु मैं गांव नहीं जा पाई। मैं द्विसेन के बारे में कुछ नहीं जानती थी और वक्त के साथ उसका व्यक्तित्व मेरे लिए मानो अतीत के एक ऐसे प्रिय अवशेष में बदल गया था जो संग्रहालय की निस्तब्धता में सुरक्षित रहता है। मैं जरूर अपने मास्टर जी के पास जाऊंगी, अपना कसूर मानूंगी, उनसे क्षमा मांगूंगी। मास्को से लौटते वक्त मैं कुरकुरे जाना चाहती हूँ और वहाँ लोगों के सामने यह सुझाव रखना चाहती हूँ कि वो नए छात्रावास स्कूल का नाम उस सीधे साधे सामूहिक किसान के नाम पर, जो इस समय डाके का काम कर रहा है, द्विसेन स्कूल रखें। मुझे आशा है कि आप हम वतन लोगों होने के नाते मेरे सुझाव का समर्थन करेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप इसका समर्थन करें। मैं खिड़की खोल देती हूँ। झरने के स्वतंत्र जल प्रवाह की भांति हवा कमरे में आने लगती है। धीरे धीरे छनते हुए नीले धुंधलके से मैं अपने उस चित्र के खाकों को बड़े ध्यान से देखने लगती। फिर भी मैं अपने उस चित्र की चर्चा करना चाहता हूँ जो अभी तक बनाया नहीं गया। आपसे सलाह लेना चाहता हूँ। निश्चय ही आपने अनुमान लगा लिया होगा कि मेरे चित्र का संबंध हमारे गांव के प्रथम अध्यापक, पहले कम्युनिस्ट बूढ़े द्विसेन से है। परंतु संघर्षों, भाग्यों की विविधताओं और मानवीय आवेगों से परिपूर्ण इस जटिल जिंदगी को क्या मैं रंगों में ढाल भी सकता हूँ? कैसे किया जाए कि भावनाओं का वह जाम छल के नहीं और आप तक, मेरे समकालीनों तक पहुँच जाए? कैसे किया जाए कि मेरा चिंतन, मेरे चित्र का दर्द अभिन्न रूप से आपके दिल का दर्द बन जाए? मैं इस चित्र को बनाए बिना नहीं रह सकता,
परंतु कितना चिंतन, कितनी व्याकुलता हृदय को उद्वेलित किए हुए है। था एक ऐसा चित्र बनाओ जिसका शीर्षक हो पहला अध्यापक। उस घड़ी को आंको जब द्विसेन बच्चों को उठा उठा कर उन्हें नाले के पार स्कूल के ले जाता और लाल लोमड़ी की खाल की टोपियां पहने मोटे ताजे जंगली घोड़ों पर सवार मूर्ख लोग उसकी खिल्ली उड़ाते हुए पास से गुजरते हैं। या फिर उस दृश्य का चित्र खींचो जब अल्तिनाई शहर जा रही है और द्विसेन उसे छोड़ने स्टेशन पर आया है। तुम्हें याद है ना कि आखिरी बार द्विसेन किस भांति चिल्लाया था। ऐसा चित्र बनाओ जो द्विसेन की चीख की भांति दिल की गहराइयों में हलचल पैदा कर दे और उसी तरह देर तक गूंजती रहे। काश इस तरीके के अध्यापक को हम आज दोबारा से ला पाते और वह अध्यापक इस तरीके के चित्र बनाता कि इस देश का नवनिर्माण हो पाता। हम आपसे निवेदन करते हैं इस पूरी किताब को, पहला अध्यापक चंगेज आइतनोतोव द्वारा लिखी गई, इसको बार बार पढ़ा जाना चाहिए ताकि हमारा अपना मोटिवेशन आगे बढ़ता रहे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसके आइकॉन को दबाइए और अपने दूसरे दोस्तों तक ले जाने की कोशिश कीजिए। जय जोहार, जिंदाबाद। एक पोटली एवं YPP के इस बैनर से आप सबको धन्यवाद, स्वागत, आमंत्रण।